नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। कल पूरे देश ने देखा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मोदी 3 के कार्यकाल का अपना बजट पेश किया। बजट पेश करने पर क्या क्या क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हुई वो भी पूरे देश ने देखा। आज भी लोकसभा में हो रहा, राज्यसभा में हो रहा, संसद भवन के बाहर हो रहा, वो भी सभी लोग देख रहे हैं। विपक्ष के लोग धरना प्रदर्शन करने पे आमादा हैं। उनका कहना है कि जिस तरह का बजट पेश किया गया है वो फेडरल स्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद करता है। उस बजट की सभी ने अपने अपने तरीके से व्याख्याएं की हैं। किसी ने उसको विकासोन्मुखी, किसी ने गरीबोन्मुखी, किसी ने सर्वांगीण विकास वाला तथा किसी ने आम आदमी के हित का लाभकारी बताया है। तो किसी ने कहा है कि बजट में आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, छात्रों के लिए कुछ नहीं किया गया है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये बजट मोदी सरकार की सत्ता सलामत रहे इसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है। जो सरकार चलवा रहे हैं, सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको बढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5,000 की नौकरी दे रहे हैं। पहले तो 10 साल आपने रोजगार बनाया, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। ये नाउम्मीदी का पुरंदा है और शुक्र तो इस बात का है कि इंसान इसमें भी जिंदा है इस समय। सवाल पहले थे महंगाई, बेरोजगारी और जो सपने दिखाए गए थे बड़े बड़े, अगर हम इसी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी। और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? सरकार तो पीठ थपथपा रही है कि 10 लाख से 20 लाख मुद्रा लोन कर दिया और युवाओं के लिए इंटर्नशिप। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंटर्नशिप परमानेंट नौकरी नहीं है। अब सत्ता रहती है कि सत्ता जाती है वो अलग की बात। सरकार ने कहा तो ये जा रहा है कि सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया है। अब ये बात कितनी दमदार है, कितनी प्रासंगिक है, ये तो बाद में पता चलेगा। इन प्रतिक्रियाओं के इतर हमने अपने चैनल द संकेत लाइव के लिए बजट पर विभिन्न वर्गों के सैकड़ों लोगों से बात की। उनका जो जवाब आया, उनकी जो टिप्पणी आई, उन्होंने जो मेरिट और डिमेरिट बताई, वो मैं आपके सामने अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं। बातचीत के दौरान लोगों का कहना था
कि प्रधानमंत्री मोदी की सरपरस्ती में जो बजट बनाया गया है और पेश किया गया है, इसका मतलब सीधे सीधे एनडीए की सरकार तथा प्रधानमंत्री मोदी को अस्थिरता से बचाना है। सरकार अस्थिर न होने पाए, इसके लिए इस टाइप का बजट बनाया गया है, जिसके जवाब में अपोजिशन का कहना है कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको नेस्तनाबूद किया गया है, क्योंकि सिर्फ 2 राज्यों के लिए सब कुछ किया गया है। इस बजट के जरिए ये संदेश देना चाहती है मोदी सरकार कि मोदी जी की ये सरकार 5 साल तक टस से मस नहीं होने वाली। बजट में जिस तरह बिहार तथा आंध्र प्रदेश पर जिस तरह कृपा बरसाई गई है या दर्शाई गई तथा उन राज्यों तक को इग्नोर किया गया है जहां इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं, यानी हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, यहां चुनाव होने वाले हैं, इनको भी इग्नोर किया गया है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से तो शायद प्रधानमंत्री मोदी जी भी नाराज हैं, ये अलग की बात है कि वो यहां से सांसद हैं। भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो भी यही उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जो उपेक्षा की गई है बजट में, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता प्रमुख, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो टिप्पणी की है वो भी काबिले गौर है। किस तरह उन्होंने कहा है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से बदला लिया है, ये एक गलत परंपरा है। मोदी जी 2047 तक को विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विकसित भारत कैसे बनेगा, कौन देखेगा, इतनी लंबी पीरियड का जो सपना दिखाया जा रहा है ये कौन पूरा करेगा, कब पूरा करेगा, किसके द्वारा पूरा करेगा और कौन देखेगा उस सपने को, ये बताने वाला कोई नहीं। हमने पिछले दिनों एक वीडियो जो चिकित्सा तथा स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बनाया था, जिसमें सारा फोकस इस पर किया था और बताया था कि सरकार को आम आदमी के न तो स्वास्थ्य की चिंता है न ही इस बात की चिंता है कि वो शिक्षित हो जाए। उसकी चिंता सिर्फ इस बात की है कि वो साक्षर हो जाए, ताकि वो लिटरेसी का जो रेट है वो बता सके। शिक्षित होने से उनका कोई लेना देना नहीं। स्वास्थ्य के लिए पैरासिटामोल टेबलेट आम आदमी को मिलता रहे, इतना ही उनका लक्ष्य है शायद। अगर ये बात सच नहीं होती तो जिस तरह बजट पेश किया गया है और उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को जिस तरह अनदेखी की गई है वो कतई उचित नहीं है। हम सब जानते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन सरकार की रुचि इसको लेकर कुछ खास नहीं है। यही कारण रहा कि हेल्थ सेक्टर पर मात्र 79,000 करोड़ यानी 79,000 करोड़ खर्च करने का तथा एजुकेशन पर 1.25 लाख करोड़ का बजट दिया गया है, जो ऊंट के मुंह का जीरा है। 140-41 करोड़ की देश की आबादी में और उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जीडीपी का मात्र 0.7% इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य तो राज्य के दायरे में आते हैं, ये तो हमारे इसमें है नहीं केंद्र में, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे देश में अगर प्राइवेट सेक्टर न हो तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का बहुत बुरा हाल है। कोई पुरसा हाल नहीं, न तो अस्पताल में डॉक्टर हैं, न दवाएं हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यही हालत शिक्षा की है। न अध्यापक हैं, न पढ़ने वाले, न पढ़ाने वाले। उत्तर प्रदेश के बाबत पूछे गए तमाम सवालों के जवाब में लोगों ने का कहना था कि लोकसभा चुनाव में चूंकि यहां भाजपा बुरी तरह हारी है, इसलिए यूपी के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। अब ये तो बात सरकार ही बता सकती है कि उसने सौतेला व्यवहार किया कि नहीं व्यवहार किया, क्योंकि यहां तो डबल इंजन की सरकार है, यहां तो उनको और अच्छा करना चाहिए, लेकिन यहां भी उन्होंने नहीं किया है।
इसी की पीड़ा को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। लोगों का कहना था कि जिनके समर्थन से सरकार चल रही है उनके लिए तो खजाना खोल दिया गया है, लेकिन इन दोनों राज्यों को कुछ कम देकर भी काम चलाया जा सकता था, बार्गेनिंग की जा सकती थी। आपने जितना मांगा था उतना उनको दे दिया, कुछ कम भी दे देते और उस बचे हुए पैसे का उपयोग आप बेरोजगारी दूर करने के लिए भी कर सकते थे। उसके जरिए अन्य तमाम योजनाएं लाई जा सकती थी जिससे बेरोजगारी के ऊपर अंकुश लग सकता था। वैसे अगर एक पत्रकार के रूप में मुझसे बजट पर टिप्पणी करने को कहा जाए तो मैं ये कहूंगा कि वित्त मंत्री ने हर नाराज और हर रूठे समुदाय को खुश करने की एक असफल कोशिश की है और भाजपा की राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक हार को आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करा के उस गैप को पाटने का काम इस बजट के द्वारा किया गया है। अब उसमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी, कहां नहीं जा सकता। यही कारण रहा कि बजट में युवाओं को ज्यादा तरजीह दी गई है, क्योंकि चुनाव के समय सबसे ज्यादा अगर समुदाय कोई आक्रोशित था तो था युवा समुदाय। वित्त मंत्री ने रोजगार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका देकर दिया जाएगा। उसमें उन युवाओं को इंटर्नशिप भत्ता के साथ एक रकम भी दी जाएगी ताकि वो वहां से ट्रेनी लेकर अपना काम कर सके। रोजगार का मतलब जिन युवाओं के दिमाग में नौकरी या सरकारी नौकरी हो वो दिमाग से निकाल दें। रोजगार अलग चीज है, नौकरी और सरकारी नौकरी अलग चीज। सरकार रोजगार की हमेशा बात करती है, सरकारी नौकरी की देने की बात नहीं करती। जो बजट में सरकार ने कहा है वो यही है कि 500 टॉप कंपनियों में से 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका देगी। उसके बाद उन युवाओं को इंटर्नशिप भत्ता के अलावा एक मुफ्त रकम भी दी जाएगी ताकि उससे वे कोई काम कर सके, धंधा कर सके, रोजगार कर सके, न कि नौकरी। इसके साथ ही साथ सरकार संगठित क्षेत्र में पहली बार रोजगार में आने वालों को 1 महीने की सैलरी भी देगी। वैसे क्या ही अच्छा होता कि यदि इसमें असंगठित क्षेत्र की भी चर्चा की जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा सरकार उत्पादन के सेक्टर में रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए पहली बार एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को इंसेंटिव देगी, ऐसी घोषणा की गई है। देगी कि नहीं देगी गॉड नोस, लेकिन यह घोषणा बजट में की गई है तो यह माना जाना चाहिए कि ऐसा होगा। बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए फिलहाल ऐसी कोई घोषणा नहीं की है जिससे उसकी बल्ले बल्ले हो जाए या वो खुश हो जाए, जबकि चुनाव में इसी मध्यम वर्ग समाज ने भाजपा का विरोध किया था। सिर्फ एक चीज है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसकी सीमा 50,000 से बढ़ाकर उन्होंने 75,000 कर दिया है। इसके अलावा मध्यम वर्ग के लिए कोई खास तोहफा नहीं दिया गया है। इस बाबत मध्यम वर्ग के लोगों का कहना था कि टैक्स का बोझ भले ही कुछ खास कम न किया जाता हमारी खोपड़ी से, हमारे सर से, तो दिक्कत न होती, लेकिन जितनी महंगाई है उस पर अगर अंकुश लग जाए तो काफी समस्या का समाधान हो जाए। उनका कहना था शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर दाल सब्जी आदि सब तो महंगा है, रसोई गैस महंगी है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, टमाटर 100 रुपए किलो 120 रुपए किलो जा रहे हैं, आलू 40 रुपए किलो जा रहा है। तो इस महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को तत्काल कोई कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उनका कहना था कि सरकार की पॉलिसी बड़ों को बड़ा बनाने तथा छोटे को और छोटा करने की है, जिसका खमियाजा अंततः सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये जो द संकेत लाइव के लिए हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं ली है, उसका ये लब्बो-लुआब है जिसको हमने अपने शब्दों में व्यक्त किया। अब अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की और बिहार की, जो जिनको इतना पैसा दिया गया है, वो पैसा
आपको, आम आदमी को लग रहा होगा कि बिहार को दिया गया है या आंध्र प्रदेश को दिया गया। एक्चुअल में क्या है, वही डबल ए अडानी और अंबानी ही वहां इन दोनों प्रदेशों में काम करेंगे उस सरकारी पैसे से, और विकास होगा उनका भी, प्रदेश का भी। यही शायद इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता है और यही कारण है कि सबसे ज्यादा आलोचना इस बार बजट की हो रही। यद्यप बजट में आलोचना होना कोई नई बात नहीं है, जिसकी सरकार होती है वो पीठ थपथपाती है, मेजे थपथपाती है बजट पेश करते समय, और विपक्ष उसकी आलोचना करता है। ये परंपरा रही जब से बजट चल रहा है। लेकिन इस बार बजट को लेकर जिस तरह विपक्ष रोड पे आ गया है, संसद के बाहर आ गया, बाहर निकल पड़ा है, उससे एक बार सत्ता पक्ष अचंभित है, आश्चर्यचकित है। मोदी सरकार को तो बिल्कुल ही यकीन नहीं था, क्योंकि जिस तरह की सरकार उन्होंने 10 सालों से चलाई थी उसमें उसकी कल्पना ही उन्होंने नहीं की थी कि विपक्ष इतना हमलावर होगा उनके ऊपर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।